बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित फिर से एक बार सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। वीडियो की क्वालिटी बढ़िया होगी, ज़बरदस्त होगी। आज बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और बहुत लेटेस्ट वर्जन में पूछे गए थे, मतलब बिल्कुल हाल ही में पूछे गए थे। ये एग्जाम आप लोग जानते होंगे, बिहार स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें मैथ के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपने मैथ पढ़ना है, आप मैथ पढ़ते हो, क्वेश्चन कोई भी हो आपको आने चाहिए ना, अगर आपने मैथ पढ़ रखे हैं। और बिहार स्टेट में हुआ ये प्रश्न पत्र आपको एक अंदाजा ये दे देगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और आप उसके एग्जाम के लिए भी तैयार हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आप पहले ही देख पा रहे होंगे कि पहला ही क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। पहले समझो, अपरिमेय नहीं होने का मतलब क्या है। अपरिमेय नहीं होने का मतलब ये सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि वो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी, यही तो बात है ना। अगर अपरिमेय नहीं है तो क्या होगी, परिमेय होगी। और परिमेय जिसको आप रेशनल बोलते हो वो क्या होता है, मतलब ऐसी संख्याएं जो भिन्न की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो, भिन्न की फॉर्म में होने का मतलब होता है बच्चा अंश बटे हर की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, किसकी फॉर्म में हो, अंश बटे हर की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, उसका जो हर है ना वो जीरो कभी नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय। एक बात और बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या होगी, ठीक, उसका हर कभी जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी पूर्णांक चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो धनात्मक हो, कोई भी पूर्णांक हमेशा एक परिमेय संख्या होती ही है। पूर्णांक हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस बात को आपको याद रखना है, परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है जरा इसको समझो। जैसे आपके पास एक पूर्णांक है धनात्मक में प्लस का 3। अच्छा, इस +3 को अगर हम 3/1 लिख लें तो क्या इसके नेचर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये 3 की जगह कुछ और बदल जाएगा? आप बोलोगे नहीं बदलेगा सर, वो तो 3 का 3 ही रहेगा। तो इसको हमने पूर्णांक को किस में लिख लिया, भिन्न की फॉर्म में लिख लिया, जिसका हर क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या बन गई। सपोज करिए आपके पास लिखा है -17, -17 को हम -17/1 लिख लेंगे तो क्या इसके व्यक्तित्व, इसके नेचर पे कोई प्रभाव पड़ेगा? ये -17 का -17 ही रहेगा। तो अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो उसको भी हम लोग किसमें लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, पूर्णांक वो किसके रूप में होगा, परिमेय संख्या के रूप में होगा। और कोई भी परिमेय संख्या होगी तो उसका हर जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें यही पूछा था कौन सी अपरिमेय नहीं है। परिमेय नहीं तो परिमेय है। भाई, क्या √15 जो लिखा है इसका वर्गमूल पूरा निकाला जा सकता है? नहीं। और अगर इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकते हो, अगर वर्गमूल पूरा नहीं आता है, वर्गमूल दशमलव में आता है, तो ये परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती है। ठीक है, ये क्या नहीं हो सकती है, परिमेय नहीं हो सकती, मतलब ये आंसर नहीं है। √11 भी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 4√5 भी है ना, ये भी हमारे पास एक परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है और 16 का वर्गमूल 4 हो जाए तो 3 × 4 यानी 12 एक पूर्णांक आ गया। और इसको अगर हम 12/1 लिख दें तो कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमारी भिन्न बन गई तो परिमेय संख्या बन गई, और परिमेय संख्या बन गई तो वो जो परिमेय संख्या होगी ना वही तो अपरिमेय नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पष्ट हुआ? आप लोगों को भी उत्तर देना है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 29/343 जो लिखा है का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्या होगा? ये बात को समझना बच्चे। दो चीजें होती हैं, एक शांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्या चीजें हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। जो अशांत दशमलव प्रसार होता है ना, इसी को आप पुनरावृत्त भी संख्याएं कह सकते हैं, रिकरिंग नंबर भी कहते हैं। पुनरावृत्त संख्याएं होती हैं, ये पुनरावृत्त नंबर होते हैं। इंग्लिश में इसको रिकरिंग नंबर के भी नाम से जाना जाता है। ये किस प्रकार से आपको दिखती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमारे पास लिखा है 1 सही 1/3, तो इसका मतलब ये लिखा है 1.333333333333 सो ऑन अनंत तक। मतलब दशमलव के बाद जिन संख्याओं में पुनरावृत्ति होती है वो खत्म नहीं होते हैं,
उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं अशांत दशमलव या पुनरावृत्त या रिकरिंग। ठीक है। दूसरी बात, शांत दशमलव क्या होते हैं? शांत दशमलव का मतलब ये होता है जिसमें दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे मैंने अगर आपसे कह दिया कि 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 का मतलब समझ रहे हैं क्या है? 2 सही 1/5 का मतलब है 5/2, 5 दूनी 10, 2 11/2। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2.1 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो दशमलव के बाद 2 आएगा, 2.2 होगा, यही तो होगा ना, 2.2। क्या इसमें दशमलव के बाद जो संख्या है वो रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है। एक जगह जाके खत्म हो गई, बोलोगे हाँ सर खत्म हो गई, तो ये शांत दशमलव प्रसार होता है। अब बात ये आती है कि सर इसकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे, देखते ही ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो कि आपका शांत दशमलव प्रसार होगा, हमेशा याद रखना, इसमें जो भिन्न होगी इनके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर में, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर में आपको हमेशा क्या दिखाई देगा? हमेशा 2 दिखाई देगा, या फिर 5 दिखाई देगा, या फिर 10 दिखाई देगा। तो जिस भिन्न के हर में आपको 2 या 5 या 10 के गुणज मिलेंगे वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और जिसके हर में, जिसके डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 2, 5, 10 के अलावा 2 या 5 या 10 के अलावा, इसके अलावा कोई भी और नंबर दिख जाता है, कोई और नंबर दिखाई दे, कोई भी दूसरा नंबर दिखाई दे, कोई भी दूसरा नंबर दिखाई दे तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। अब हमारे पास सवाल था 29/343, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास इसका हर कितना है? आप बोलोगे सर इसका हर जो है वो 343 है। क्या इस 343 में हमारे पास 2 दिख रहा है? नहीं। 5 दिख रहा है? नहीं। 10 दिख रहा है? नहीं। क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। सर ये 7 की पावर 3 है, यानी 7 × 7 × 7 है। तो आपने क्या बोला कि सर अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 या 5 या 10 के अलावा कोई भी नंबर दिखाई देगा तो कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी अशांत आवर्ती होगा कि अशांत अनावर्ती होगा? तो भाई निश्चित तौर पर यहां जहां नंबर रिपीट होते हैं वो अशांत आवर्ती ही होता है, यानी आंसर क्या बनेगा? अशांत आवर्ती प्रसार होगा। समझ पाए मेरी बात? क्लियर हो गई? इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, तब हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये बातें जरूरी हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं ताकि आप हर उस बात को अच्छे से समझें जो आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये है आपका अगला सवाल, बताइए जल्दी से कौन सी अभाज्य संख्या है? आपको बताना है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, भैया बताइए। देखो इसमें कोई ऐसी टेंशन की तो बात थी नहीं, अभाज्य संख्या ही तो पहचाननी है। अभाज्य संख्या का मतलब जिसके फैक्टर 2 ही होते हैं, ना 2 से कम होंगे ना 2 से ज़्यादा होंगे। और मेरे प्यारे भाई आप एक चीज़ों को याद रखिएगा, बड़ी मज़ेदार चीज़ है अभाज्य संख्या के विषय में, मैं आपको लिख देता हूँ। ये फैक्ट है, ये डेटा है, इसको आप अगर याद रखेंगे तो कई सवाल आपके ऐसे होंगे जो आपके फ़ायदेमंद होंगे। एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप डायरेक्ट उत्तर दे पाएंगे अभाज्य संख्याओं। जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्या निकालनी है तो इसमें तो समस्या नहीं आएगी क्योंकि इसके ही केवल 2 ही फैक्टर होंगे। देखो क्या होंगे, एक ये खुद 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा। जबकि अगर 15 के करें तो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3, 5, 25, 15 सबसे कटेगा, है ना। अच्छा, अब अभाज्य संख्याओं के विषय में कुछ पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहूँगा, लिख लीजिए बहुत अच्छे ढंग से, बड़े मज़ेदार ढंग से। ठीक है, देखो 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से लेकर टोटल 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 1 से 50 तक में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी संख्या 15 होती है, और 51 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी संख्या 10 होती है। दूसरी बात, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछता है कि हमको इसके से इसके बीच की अभाज्य संख्या बता दीजिए। मतलब जैसे पूछा कि आपसे 41 से लेकर 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नंबर आप याद कर लो, 44, 22,
32, 23, 21। ठीक, जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बच्चे 1 से 10 तक आपके पास टोटल 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, 11 से 20 तक आपके पास टोटल 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, है ना। 21 से 30 तक आपके पास जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो 2 होती है। 31 से 40 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, 31 से 40 तक वो भी 2 होती है। कौन कौन से? एक 31 होता है, एक 37 होता है। ठीक है, 41 से 50 तक अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो 41 होता है, 43 होता है, 47 होता है, संख्या 3 होती है। 51 से लेकर 60 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 2 होती है। 61 से लेकर 70 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारे पास एक 61 होगी और एक 70 होती है। वो हमारे पास कितनी बनती है? 2 होती है। ठीक है, 71 से लेकर अगर हम 80 की बात करते हैं तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की 71, 73 और 79 होता है, यानी 3 होती है। बच्चों इसी तरीके से अगर हम 81 से लेकर 90 तक के अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो 81 से 90 तक में 83 होती है और 89 होती है, यानी 2 होती हैं। ठीक है, और उसी के बाद अगर हम बात करें 91 से लेकर हमारे पास 100 तक में, यहाँ पर केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है। टोटल जोड़िए आप 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24 और 1, 25। ठीक, इनको याद करने के लिए अलग अलग हम एक नंबर लिखते हैं जिसको आप 4 नंबर के रूप में याद कर सकते हैं। 44, फिर 44 का आधा 22। ठीक है, फिर 22 के जात आगे 32 हो जाएगा, फिर 32 को तुरंत पलट दीजिए तो 23 हो जाएगा, फिर 2 कम करके 21 हो जाएगा। ये नंबर याद कर लीजिए, 10 अंकीय नंबर है। अगर कभी आपसे कोई पूछ दे कि 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, किसी ने पूछ दिया मान लो चौथी लाइन है कि 31 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। इसको आप याद कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सवाल इस पर और जनरेट होता है कि मान लीजिए कि 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं जिनकी मतलब ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, एक सवाल बहुत रेलवे में पूछा जाता है। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी जो 10 से 100 के बीच में हो? बहुत ध्यान से सुनना। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं किससे किसके बीच में हो? 10 से लेकर 100 के बीच में होती हैं, जिनके अगर अंकों के क्रम को रिवर्स भी कर दे तो भी वो अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 79 अभाज्य संख्या है, अगर इसके अंकों के क्रम को पलट देंगे तो 97 जो है ना, ये भी अभाज्य संख्या है ना। तो ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आपका उत्तर होगा कि ऐसी सर 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 13, 17, 37, 79, 97, 73, 31, ठीक है, 71 और क्या बचेगा? 3, 3, 6, 2, 8, 1 कुछ और बच रहा है ना, 79, 97, 37 होता, 37 हो गया। 3, 3, 6, 2, 8, 1 कोई और 11 ये होती है। ठीक, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छा, अब एक बात और भी हम आपको बताएंगे जो आपके लिए फैक्ट के रूप में काम करेगा अभाज्य संख्याओं, क्योंकि इस पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिखा दे रहा हूं। सबसे पहले अगर बात करें तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की कौन सी होती है? एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है एक अंक की। और दुनिया में 2 जो है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या हो, केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है दुनिया की। इसके अलावा दुनिया में आपको जितनी भी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो सारी के सारे विषम होंगे। ये 2 के जो है केवल एकमात्र अभाज्य संख्या होती है जो कि सम होती है, बस एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंक की, तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बच्चे 101 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3 अंक की 997। अब आपको आगे मुझे कमेंट में ये बताना है, क्लास तो अभी नहीं खत्म हो रही, तीसरा ही क्वेश्चन है। आप मुझे आगे ये बताइएगा 4 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, क्लियर है ना मेरी बात? चलिए अगला सवाल देख लीजिए, बताइएगा क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाक से। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा तेजी के साथ भी चलते हैं। कह रहा है किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप है।
अगर कोई पूर्णांक संख्या, मतलब ये ऑप्शन अगर पूर्णांक है तो p के लिए विषम संख्या का रूप कौन सा होगा, मतलब अगर p के लिए विषम संख्या देखनी है और उसके बाद ये पूर्णांक संख्या आ जाए, तो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 में अगर आप दुनिया की किसी भी विषम संख्या का गुणा कर देंगे तो वो सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा, बन जाएगा ना। किसी भी पूर्णांक संख्या p के लिए, p आपके पास इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इसमें आपको ये बता रहा है कौन सा विषम बताएगा, तो भाई ये तो सम हो गया। क्या हो गया? सम। अब p की जगह आप सम भी रख सकते हो और विषम भी रख सकते हो, लेकिन यहां पर हमें विषम चाहिए, तो ये दोनों तो अपने पास आंसर से गए। ठीक, अगर आपने p के लिए p एक पूर्णांक है, विषम संख्या का रूप रखना। देखो अगर आप p के लिए 2 रखते हो तो ये 2 और 1 3 विषम संख्या बनेगा, लेकिन जैसे ही आप अगर 3 रख दोगे पूर्णांक के रूप में p का, तो ये 4 बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी, ये भी गया। तो आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का मतलब जिसको आप अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हो। बड़ा ही सरल सवाल है, दिख रहा है कि सर ये √3 से √3 कट जाएगा या 2/1 आ जाएगा और यही हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। √5 कैसी संख्या है? तो भाई √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कारण है इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकते हैं, तो ना तो ये प्राकृतिक है, ना पूर्णांक है, ना परिमेय है, तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको भिन्न के रूप में आप नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2√5 कैसी संख्या है? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, 3 + 2√5। अब यहां पर अगर ये √5 आ गया है तो √5 का वर्गमूल तो पूरा नहीं निकलेगा। अच्छा, अगर ये पूरा नहीं निकलेगा तो हम ये कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है ना भाई। परिमेय होती तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते थे। अभाज्य है नहीं, प्राकृतिक है नहीं, तो ये तो सारे गलत हो जाएंगे, परिमेय भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अगला सवाल है, कह रहा a = BQ + R में से मासा AB। पूरा सवाल नहीं लिखा है क्या? a = BQ + R में से मासा AB। देखो जरा समझने की कोशिश कर लो, क्या है ये सवाल, क्यों है ऐसा सवाल? क्या सवाल ये पूरा नहीं है क्या? देख लेता हूँ एक बार सवाल पूरा है कि नहीं है। मासा AB, अच्छा A और B का मासा पूछ रहा है, ये मतलब है ना। A और B का मासा क्या हो सकता है? A और B का मासा क्या होगा, ऐसा पूछना है क्या? A में मासा AB का क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है सवाल। ठीक है, अब आप इस बात को समझिएगा। हमारे पास एक संख्या दी है a = BQ + R। इसमें मासा जो होगा A और B के लिए वो क्या लिख सकते हैं, इसको समझो जरा। अब A कुछ हो सकता है, B कुछ हो सकता है, Q कुछ हो सकता है, R भी कुछ हो सकता है। ये जो भी आपकी इच्छा करे वो ले दो। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? इसका मतलब सिंपल सा ये है मेरे प्यारे दोस्त कि अगर आपने A संख्या, किसी A संख्या को मान लीजिए B से डिवाइड किया और ये Q बार डिवाइड हुआ है और इसका शेषफल R बचा है, तभी तो आप A = क्या लिखोगे? BQ + R लिख सकते हो। तभी तो लिखोगे ना भाई, BQ + R। आप बोलोगे हाँ सर तभी लिखेंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम इसको 27 लिख लेते हैं, 25 लिख लेते हैं, कोई और संख्या लिख लेते हैं। मानिए 17 लिख लिया, लिख जा भाई, 17 लिख लिया। 17 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास शेषफल जो होगा 2 होगा ना। तो हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास B हो गया, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास Q हो गया और ये हमारे पास R हो गया। यही तो हो गया ना, हो गया ना। मासा A B का क्या है? A और B का जो मासा होगा वो क्या होगा? A क्या है? 17, B क्या है? 5 है। A बराबर हमारे पास 17 है, B बराबर हमारे पास 5 है। अगर इसका मासा ही यानी HCF ही निकालना है तो इसका HCF, दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका HCF तो 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और 1 के लिए तो कुछ हो भी नहीं रहा ना। मासा AR, मासा BR, मासा BA, ये सवाल जो पूछा गया है ये किस प्रकार से पूछा गया है थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
देखो जरा क्या हो सकता है। मासा बी है, HCF 1 ही तो आएगा, और क्या आ सकता है भाई। ए बी का मासा क्या आया है, ए बी का जो मासा आया है, ए और बी का मासा जो आया है वो हमारे पास आया है 1। अच्छा, अब अगर हम ऑप्शन पर नज़र डाल लेते हैं तो अच्छा, मतलब किसके ऑप्शन के मासा के साथ इसका ऑप्शन का ये मैच होगा। देखो ठीक है, जैसे अगर हम ए और आर का मासा लेते हैं तो ए क्या है हमारे पास, आर क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 17 और आर हमारे पास है 2। ठीक है, 17 और 2, तो 17 और 2 का अगर हम मासा लेंगे तो ये भी 1 आएगा ना 1, बोलोगे हाँ। बी और आर का अगर मासा लेते हैं तो बी है 5 और आर है 2, 5 बी और आर का मासा, तो बी है 5, आर कितना है, आर 2 है, तो इसका भी मासा हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, बी और ए का मासा लेंगे तो इसका भी मासा हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक, और इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। चलो अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ये संख्याएं 15 और 17 हो, हम अगर इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे मैंने 5 ले लिया यहाँ पर, 27 ले लिया यहाँ पर है, तो 5 पचम 25 हो जाएगा। 25 होने के बाद जो शेषफल होगा वो 2 बचेगा। तो ये हमारे पास अगर बी होता, ये ए होता, ये हमारे पास क्यू होता और ये हमारे पास आर होता, तो हमारे पास ए और बी का मासा क्या बनता है, ए और बी का मासा यानी कि ए और बी का मासा 27 और 5 का जो मासा बनता, HCF बनता, वो तो 1 ही बनता ना 1। अच्छा ठीक है, बहुत सॉलिड सवाल है भाई। अब अगर हम ए और आर का मासा इसके हिसाब से निकालते तो ए और आर का मासा क्या होता, ए और आर का मासा यानी 2 और 27 का मासा भी 1 होता। ठीक है, मासा बी आर का मासा क्या होगा, बी और आर का मासा 5 और 2 का मासा भी 1 होता, और बी और ए का जो मासा होता वो भी 1 होता। क्या होता, 1 होता। ठीक है, चलेगा, ये भी चलेगा। मानो कि अगर हम 5 यहाँ पर 25 ले लेते, यहाँ पर देखते तो 5 से 5 पचम 25 पूरा कट जाता, तो हमारा शेषफल तो 0 आता ना। अगर ये हमारे पास B होता, ये A होता, ये Q होता और ये R होता, ये R होता, तो अगर हम देखते हैं हमारे पास A और B का मासा क्या होता, A और B का मासा फिर हमारे पास HCF जो होता वो 5 होता ना 5। अब 5 कहाँ से मिल सकता है, क्या A और R के मासा से, यानी A और R का मतलब A 25 और 0 का मासा कभी 5 मिल सकता, नहीं मिल सकता, तो आंसर गया। B और R का मासा, B कहाँ है, बी और आर का मासा जो है कभी 5 मिल सकता नहीं। किसका मासा मिलता 5, ये बी और ए का मासा मिलता, बी और ए का जो मासा होता ना वो 5 मिलता। अपना आंसर फिर बनता ऑप्शन नंबर सी। क्या बनता, ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिएगा, बहुत जानदार क्वेश्चन है भाई, नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, LCF और HCF का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। ये तो आपको फटाफट बताना है कि अगर मैं 5, 15 और 20 का LCM लेता हूं तो इसका LCM 60 आएगा, आप बोलोगे आएगा। अगर मैं इसका HCF लेता हूं तो इसका HCF 5 आएगा, बोलोगे आएगा ना। तो लासा और मासा का अनुपात क्या होगा, 12:1 हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा देर लगने की जरूरत नहीं थी, ये सीधे सीधे हो सकता था, तेजी के साथ हो सकता था। अगला प्रश्न ये देखिए, अगला सवाल आपके सामने ये है कि 5 सही 1/√2 कैसी संख्या है। तो भैया 53 सही 1/√2 कैसी संख्या है, 53 होल 1/√2 कैसी संख्या। तो अगर इसको आप सॉल्व करिएगा ना तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा,
53√2 प्लस 1/√2 ऐसे ही तो लिखा जाएगा। और अगर यार ऐसे ही लिखा जाएगा तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का जो वर्गमूल होगा वो कैसा होता है, √2 का वर्गमूल तो दशमलव में ही आता है ना, 1.414, तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। नेक्स्ट, यदि 65 और 117 का मासा जो है 65m माइनस 117 के रूप में है तो m क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम इन दोनों का मासा लेंगे तो इसका जो HCF होगा वो 13 होगा, और वो अगर इसकी फॉर्म में है तो 65m माइनस 117 जो होगा वही तो हमारे पास 13 के बराबर होगा। हो जाएगा? आप बोलोगे सर हो जाएगा, तो 117 प्लस 13 130, और m बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 130/65, और 130/65 का मतलब भाई साहब n का मान तब हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 65 दूनी 130 होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। n के किस मान पर संख्या 4n जो है शून्य होगी। अरे यार ऐसी कोई संख्या n नहीं है, क्यों नहीं है? अगर n के किस मान पर 4n जो है संख्या, जो 4n है, अगर ये शून्य के बराबर होगी तो सीधी सी बात है n का मान क्या आ जाएगा 0/4 आएगा, और 0/4 0 कुछ भी हो तो वो तो 0 ही रहेगा। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 0 होगा तभी वो शून्य होगा। मतलब सवाल इतना सरल है लेकिन उसको ऐसा लिख दिया कि आपको ये लगे कि अरे दादा रे इतना कंफ्यूजन कैसे हो सकता है इस सवाल में। कह रहा ऐसी कोई संख्या n है नहीं। क्यों नहीं है भाई संख्या n ऐसी, 0 है ना, n बराबर ये इनफाइनाइट दे रखा है, ऐसे कैसे इनफाइनाइट। अगला सवाल देखिए, बताइए इसका मासा क्या होगा। 4052 और 12576 का मासा क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, 4052 लिखा है और उसके साथ साथ लिखा है 12576, इसका मासा क्या होगा। भाई देखो ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि इसके आखिरी के 2 अंक 52 है, 4 से कटेगा, इसके आखिरी के 2 अंक 76 है, 4 से कटेगा। और क्योंकि मासा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या का चुनाव करना, तो दिए हुए ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या तो 4 ही है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इनका जो मासा होगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर। क्या समय लगना था। अगला सवाल, इसमें से कौन सा बहुपद है। बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल है। बहुपद की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। बहुपद की कंडीशन यानी पॉलिनोमियल की जो कंडीशन होती है आपको अगर पता होती हैं तो आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। और मेरे ख्याल से क्योंकि आपने सबने पढ़ा होना चाहिए, तो बहुपद की जो कंडीशन होती है, पॉलिनोमियल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इसकी जो डिग्री है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। हमेशा क्या होगी, पूर्णांक होगी। मतलब सही बटे में नहीं होगी, इन सब में नहीं होगी, किसी में और में नहीं होगी। वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अब क्योंकि बहुपद है तो 2 घात का भी बहुपद हो सकता है, 3 घात का भी बहुपद हो सकता है, 4 घात का भी बहुपद हो सकता है, लेकिन पूर्णांक होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो डिग्री है यानी जो वेरिएबल की पावर होती है, चर राशि की जो घात होती है, ऐसे आप समझना। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब चर राशि की जो घात है वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, दशमलव या फिर ऋणात्मक, दशमलव या फिर कैसी नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और जहां पर ये आपको दिखेगा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखिए और फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके प्रश्न गड़बड़ नहीं होंगे। मेरे प्यारे दोस्त बात क्लियर है। पहले तो ये बात नोट कर लीजिए अच्छे से, और अब बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो, यहां पर हमारे पास चर राशि की घात है, भिन्न में आ जाएगी तो बहुपद नहीं होगा। यहां पर हमारे पास जब 1/x² को ऊपर लोगे तो चर राशि की घात -2 में आ जाएगी, ये भी भिन्न नहीं होगा, मतलब बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे चर राशि की घात भिन्न में आ जाएगी, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये आपका आंसर होगा। पूछो क्यों भाई, यहाँ पर x की घात x की पावर √2 नहीं लिया है, यहाँ पर जो पूर्णांक है ना उसकी पावर में √2 है, तो यहाँ पर जो बहुपद बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड से भी बढ़ेंगे। निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का बहुपद का यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा, त्रिघात पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो हो, पॉलिनोमियल बहुपद तो हो, और क्यूबिक बहुपद अगर हो, यानी कि त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक बहुपद है, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, पहले ये आ जाएगा ax³ फिर bx² प्लस में cx प्लस में d होता है, ये उसका व्यापक रूप होता है।
और ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। इस बहुपद के शून्यांक क्या होंगे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सरल भी है। तो मेरे प्यारे दोस्त करना क्या है कि अगर इसके शून्यांक यानी कि वर्ग वो निकालने हैं, मूल निकालने हैं, तो इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। यहां से आप देखेंगे x² बराबर 3/4 आएगा, है ना। तो x का मान हमारे पास रूट के अंदर 3/4 होगा, आप बोलोगे हाँ। तो अगर ये रूट के अंदर 3/4 होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो एक आपके पास प्लस में √3/2 आ जाएगा और एक आपके पास माइनस में √3/2 आ जाएगा। ये इसके दोनों क्या होंगे, मूल होंगे, और मूल होने का मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर के रूप में जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिस समीकरण के युग्म में लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। समांतर होने की स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जब हमारे पास रेखाचित्र समांतर होते हैं तो उस स्थिति में जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 बराबर में B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2। याद है ये कि नहीं याद है, ये कंडीशन होती है। इसको हम लोग विरोधी कहते हैं, अविरोधी कहते हैं, आश्रित कहते हैं, क्या कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। ये आपके लिए कंडीशन है। ये रेखा का समीकरण मान लीजिए कि हमारे पास A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 दिया हुआ है, और इस रेखा का समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 दिया हुआ है। बताइए इनको क्या कहते हैं। मैंने अपनी जो प्रैक्टिस क्लास डेली होती है शाम को 5 बजे से, उसमें ऐसा जब भी सवाल आया है, जब कभी भी, आप खुद इस बात के गवाह रहोगे कि जब कभी भी ऐसा सवाल आया है मैंने पूरे विस्तार से इसको बताया है। मुझे आंसर अभी चाहिए होगा आप सभी से, जल्दी से बताइए, फटाक से आंसर दीजिए। एक दूसरे के समांतर हो जाए तो उससे क्या कहते हैं भाई। देखो, दो अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच में कंडीशन ये होती है, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों रेखाओं को एक दूसरे की विरोधी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी और असंगत रेखा कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर कभी आपसे कोई पूछे तो कि कितने हल संभव होते हैं, तो आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ पर जो हलों की संख्या होती है वो कितनी होती है। जैसे एक यूनिक सोल्यूशन होता है, एक मैनी सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पर कोई हल नहीं होता है, यानी नो सोल्यूशन होता है। कोई हल नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है भाई, नो सोल्यूशन, करेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा कि ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, विरोधी रेखाएं हैं। अगले सवाल पर आते हैं। के किस मान के लिए संपाती होंगे। संपाती होने का मतलब ये होता है, संपाती होने का मतलब बच्चा ये होता है कि अगर एक रेखा है तो उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, इसे संपाती रेखा कहते हैं। संपाती का मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। और ये एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। कैसी होती हैं, आश्रित रेखाएं होती हैं, एक दूसरे की विरोधी नहीं अविरोधी होती हैं। एक दूसरे की विरोधी नहीं होती हैं, अविरोधी होती हैं। और यहाँ पर अगर कंडीशन की बात की जाती है तो इसकी कंडीशन होती है A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। और यहाँ पर जो सोल्यूशन वो आते हैं वो अनंत हल होते हैं, यानी मैनी सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, मैनी सोल्यूशन कहते हो, ठीक है। और दोनों रेखाओं की जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब यही कंडीशन यहाँ पे लगानी है कि A1/A2 यानी A का गुणांक, X का गुणांक ऊपर वाले में A है, नीचे वाले में 2 है, Y का गुणांक ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 4 है, ठीक है। तो जो हमसे पूछा था, नीचे वाले में Y का गुणांक कितना है, K है, सॉरी 1/2 हो गया, ऊपर वाले में 2 हो गया, नीचे वाले में हमारे पास K हो गया। तो जो K का मान होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा, और ये अपना आंसर हो जाएगा। K की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 4 बन जाएगी, ठीक है। 18 के बाद सवाल नंबर 19वां। यदि समीकरण निकाय के अनगिनत हल हो, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो समीकरण का निकाय क्या होता है, आश्रित होता है एक दूसरे का। क्या होता है, आश्रित। अनगिनत हल होने की कंडीशन ही अभी मैंने आपको बताई थी, जैसे मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन के नाम से आप जानते हो, ठीक है। कंडीशन क्या थी, फिर से लिख देता हूं कि A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, जिसमें दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे के संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं लाइन है, ठीक है। संपाती रेखाएं होती हैं तो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है यदि x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है तो a प्लस बी का मान अगर -2 है तो a और b का मान क्या होगा। सुनिए, अगर x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो x का मान जो होगा 1 वो आप इसमें रख सकते हो, पहली कंडीशन आ जाएगी। दूसरी बात ये आ जाएगी कि अगर यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का मान -2 के बराबर रखा है तो देखिए पहले आपके पास ऑप्शन कौन सा है जिसमें a और b को जोड़ने पर -2 आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर a और b को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर a और b को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें हमारे पास -2 आएगा और इसमें हमारे पास +2 आएगा, तो ये खत्म, ये आपका आंसर है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे अगर आप पूरा करना चाहते हो तो x का मान यहाँ पे रख दोगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 + a + 2b बराबर में 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास a + 2b बराबर -1 निकल के आएगा। अच्छा, a + b हमारे पास दिया ही हुआ था कि ये -2 था, तो दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी b का मान 1 होगा। और अगर b का मान 1 होगा तो नीचे वाली इक्वेशन में डालिएगा b का मान 1, तो a का मान क्या हो जाएगा, -3, यानी ऑप्शन नंबर सी फिर से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अपना प्रहार करेंगे। ठीक है, x² - 16x में से क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद का एक मूल 15 हो। देखो क्या है कि अगर बहुपद का एक मूल हमारे पास 15 है तो इसका मतलब x का एक मान 15 भी होना चाहिए, क्या घटाने पर। ठीक है, और अगर ये मूल होगा 15 तो निश्चित तौर पर x का एक मान 15 होगा और वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x का मान 15 इसमें रख दीजिए, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इधर लिख देता हूं, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 16 × 15 तो 240 हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या है 30 है, क्या है 30। ठीक, ये 0 के बराबर होना चाहिए, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई समस्या नहीं है इसमें, ऐसी कोई समस्या नहीं है, समझिएगा। 225 और 30 हमारे पास हो जाएगा 255 - 240, तो 255 - 240 का मतलब 15। तो आपके पास जो बहुपद था ना, ये 0 के बराबर तभी होगा, मतलब x का मान 15 तभी आएगा जब अगला पद 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी बात कि अगर हम x² - 16x + 30 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो ये जो बहुपद हमारे पास आएगा इसका एक मूल क्या होगा, 15 होगा। यानी क्या घटाने पर आया है, बोलोगे सर 15 घटाने पर आया है। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है द्विघात समीकरण का, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर में b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2। जब कोई हल नहीं होता है, नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है, तो a हमारे पास 1 मिलेगा, a2 हमारे पास 5 मिलेगा, बराबर में ये हमारे पास 2 मिलेगा, और इधर हमारे पास k मिलेगा k। कोई हल नहीं होने की कंडीशन थी तो k का मान बच्चे यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था। ये नो सोल्यूशन की कंडीशन होगी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बहुपद का 102 है तो k का मान क्या होगा, 102 होने का मतलब यह है कि इस बहुपद का या इस समीकरण का एक मूल हमारे पास 2 है, और ये दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे भाई आपको ये तो जानकारी होगी ना कि अगर द्विघात समीकरण कोई हमारे पास दिया है, मान लीजिए ax² + bx + c बराबर 0, अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया है तो इसके मूल अगर हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल होगा वो माइनस का b/a होता है, यानी माइनस का x का गुणांक बटे में x² का गुणांक होता है। दूसरा, मूलों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है, यानी कांस्टेंट टर्म बटे x² का गुणांक। और तीसरी बात, मूलों का जो धनात्मक अंतर होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर d/a होता है। क्या होता है, रूट के अंदर d/a होता है। इसको भी याद कर लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इसका एक मूल जो है वो 2 है, मान लीजिए एक 2 हो गया और दूसरा अल्फा हो गया, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो 2 × अल्फा रख लेंगे, और अगर ये बराबर में c/a है, किसके बराबर में है, c/a, और अगर हम यहाँ रखेंगे तो 2 + बीटा 2 + अल्फा हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा मूल जो है वो इसका अल्फा था, ठीक है, और ये क्या होता है, माइनस का b/a, तो माइनस का b/a का मतलब 5 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर हमारे पास दूसरा जो मूल है वो 3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम रख देते हैं इसको, यहाँ पर अल्फा का मान,
तो 2 गुणे अल्फा बराबर में हमारे पास क्या आएगा c अपॉन ए। अब c अपॉन ए में c क्या है, देखिए c हमारे पास k है और a हमारे पास 1 है, तो k का मान हमारे पास बच्चों क्या मिल जाएगा, k का मान हमारे पास 6 मिल जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि k की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर k का मान क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे तो इस समीकरण का हिसाब किताब क्या होगा। मतलब मान लीजिए कि 2 रेखाएं हैं और वो एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है एक ही बिंदु पर काटने वाली रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्ट रेखाएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट करती हैं सिर्फ एक पॉइंट पर, तो यहाँ का रिजल्ट ये बनता है कि यहाँ पर सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी सिर्फ एक ही हल होता है। क्या होता है बच्चे, यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी एक ही हल होता है। और यहां पर भी जो दोनों रेखाएं होती हैं एक दूसरे की अविरोधी रेखाएं होती हैं, विरोध नहीं करती हैं एक दूसरे का, अविरोधी रेखाएं होती हैं। तो यहां पर जो बात है कि कितने हल होंगे, तो आप बोलेंगे सिर्फ एक ही हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा अगर दोनों आलेख प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, हाँ इसकी कंडीशन भी लिख लीजिए। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इसकी कंडीशन होती है, शर्त होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जरा पढ़ लें, बताइए फटाफट से। कि अगर हमारे पास 2x प्लस by बराबर 8 है और ax माइनस 3y बराबर माइनस का 4 है, x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो a और b के मान क्या होंगे। देखिए अगर y बराबर 2 है और x बराबर 1 है तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 4 होगा। यहाँ पर a बराबर आ जाएगा -4 प्लस 6, यानी a का मान बच्चे हमारे पास कितना होगा, +2 होगा। और a का मान +2 हमारे पास इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। a का मान जो हमारे पास +2 आया है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स का मतलब तो 1 हो गया। b का मान कितना है, b का मान हमारे पास निकालना है ना, b का मान निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। और y का मान हमारे पास 2 दिया है, बराबर में ये 8 दिया है, तो यहाँ से अगर देखेंगे 2 कम होगा 6 और b का मान यहाँ से बच्चों 3 आ जाएगा। a का मान +2, b का मान +3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। a का मान +2, अच्छा ये b का मान -3 दे रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इन दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, a का मान +2 आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा, +3। ठीक है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो वह समीकरण निकाय क्या होता है। देखो जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो मतलब एक सिंगल सोल्यूशन हो, यूनिक सोल्यूशन हो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, b1 अपॉन b2 होता है। और इसके लिए जो रेखाएं होती हैं आपस में एक दूसरे को जो एक बिंदु पर काटती हैं, ये रेखाएं कैसी होती हैं, अविरोधी होती हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यदि समीकरण निकाय ये दिया है और एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो समीकरण निकाय क्या होगा। एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखो लिखा है किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आंसर होगा उसके सिर्फ और सिर्फ एक और केवल एक ही हल होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, जिसे अद्वितीय हल के नाम से आप जानते हो। नेक्स्ट, युगपत समीकरण ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आलेख संपाती है तो क्या होगा। संपाती होने का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, ऐसे लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो मैनी सोल्यूशन की बात होती है, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, अनंत हल की बात होती है। तो यहाँ पर हलों की संख्या क्या होती है, यहाँ पर हलों की संख्या अनंत होती है। आपका आंसर होगा कि ये अनंत हल होते हैं और अनगिनत हल के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है। इसका माध्य ज्ञात करना है, 1 2 3 4 से लेकर डैश 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 n तक इसका माध्य ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्त, माध्य का मतलब सिंपल सा है, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत। तो 1 से लेकर n तक की ये प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2, ये इनका योग आ जाएगा। और चूंकि n संख्याएं थी तो n से ही भाग दे देंगे, तो हमारे पास इनका माध्य या औसत जो भी आप समझो वो आ जाएगा। ये n से ही n कट जाएगा तो हमारे पास जो औसत होगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा, n+1/2 आ जाएगा। और यही अपने इस प्रश्न का आंसर होगा, n+1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, नोट करते चलिएगा। अगला सवाल लीजिए 30 नंबर।
कहता है सी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इसके मूल समान होंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये द्विघात समीकरण दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और ये समझना है अगर मूल समान है तो मूल समान होने का मतलब मूल वास्तविक होंगे, और जब मूल समान होते हैं तो d का मान 0 के बराबर होता है। मेरे प्यारे दोस्त, d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसे आप विवेचक या विविक्तकर कहते हो, और d का मान b² माइनस 4ac के बराबर होता है ना। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे कि b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, तो b² बराबर 4ac हो जाएगा, और यहाँ से c का मान आपके पास क्या आ जाएगा? जो कांस्टेंट टर्म है वो b/4a हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसके लिए जो मूल समान होंगे तो जो c का मान होगा, c का मान b²/4a होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल, इसके मूल अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मान लीजिए एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है? 1/अल्फा। तो बच्चे मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है, तो c की जगह यहाँ c आ जाएगा और a की जगह ये आ जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 बराबर c/a अगर लिखेंगे तो यहाँ से a बराबर c आ जाएगा। उस स्थिति में अगर मूल व्युत्क्रम होते हैं तो हमारे पास हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। किसके रूप में? करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर सी, यानी a बराबर c आपका सही जवाब होगा। तेजी से आपको भी आंसर देने हैं। किस स्टॉक में धन लगाना ज्यादा लाभप्रद है? देखिए, 143 के भाव में 10% स्टॉक पर धन लगाना चाहिए या 93 के भाव में 7% के स्टॉक पर धन लगाना चाहिए? बात ध्यान से समझना। देखो, दो मूल्य दिए हुए हैं, एक 143 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 93। सबसे पहला काम, ऐसे सवालों में दोनों मूल्य को बराबर कर लीजिए, तो नीचे 143 का गुणा कर लीजिएगा, ऊपर हमारे पास 93 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब पहला जो भाव है उस पर 143 के भाव पर आप 10% स्टॉक का काम कर रहे हो। इस पर आप क्या कर रहे हो? 143 के भाव पर 10% स्टॉक लगा रहे हो, और इस पर आप क्या कर रहे हो? इस पर आप 93 रुपए लगा रहे हैं 7% के भाव से। इतना काम होता है। यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, तो जो टोटल पैसा यहाँ पर आपके पास मुनाफा देगा वो 930 देगा। यहाँ पर 93 से 93 कट जाएगा, यहाँ पर मुनाफा 3 सत्ते 21, एक हासिल लगे 2, 14 सट्टे 98, मतलब 7 चौको 28 और 2, 30 के 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10। यहाँ पर क्या मिलेगा? 1001। तो जहां से आपको फायदा होगा वो पहले की अपेक्षा, अरे क्या बात है भाई, वो पहले की अपेक्षा दूसरा होगा, यानी दूसरे में आपको ज्यादा फायदा होगा। ये वाला जो होगा इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, और ये ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, जहां पर आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। एक व्यक्ति 1250 रुपए 10 रुपए वाले मूल्य के शेयर में लगाता है। जब शेयर का भाव बाजार भाव जो है 9.5 रुपए हो जाता है तो उसे बेच देता है, तो उसको होने वाली हानि क्या है? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई। 1250 रुपए अगर आप लगाते हो एक ऐसे शेयर पर जिसका मूल्य 10 रुपए है, तो आप कितने स्टॉक खरीदोगे? 125 स्टॉक खरीदोगे। 125 शेयर खरीदे होंगे आपने, खरीदे होंगे कि नहीं? अब बोलो। अब इस शेयर का जिसका मूल्य था 9 रुपए, इसका बाजार मूल्य कितना हो गया? इसका बाजार मूल्य हो गया 9 रुपए 50 पैसे। यानी इस शेयर का प्रति दाम जो गिरा है वो आधे रुपए यानी 50 पैसे गिर गया। और अगर 125 शेयर थे आपके पास तो आपको जो घाटा होगा कितना होगा? 125 गुणे 1/2 का मतलब हो जाएगा 62 रुपए 50 पैसे का आपको घाटा हो जाएगा। यही इसकी हानि होगी, और यही आपसे पूछा गया था इस प्रश्न में कि इसकी जो हानि होगी वो कितने रुपए की होगी? तो जवाब होगा सर 62 रुपए 50 पैसे की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाई। वर्ष के अंत में बी को कुल लाभ 15/31 भाग मिला। बी ने कुल कितना धन इन्वेस्टमेंट किया था? देखो, ए ने 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 36,000 रुपए लगाए थे 8 महीने के लिए। बी ने कितनी पूंजी लगाई ये नहीं पता है, लेकिन बी ने 6 महीने के लिए पूंजी लगाई थी, और अंत में बी को कुल लाभ का 15/31, यानी अगर 31 टोटल लाभ था तो उसमें 15 हिस्सा बी को मिला था, बचा हुआ 16 जो होगा वो ए को मिलेगा। ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। बस यहीं पर आपको सॉल्व कर लेना और गेम खत्म हो जाएगा सवाल का। चलिए करते हैं गेम खत्म। 6 से इसको काट देंगे तो ये 6000 बार कट जाएगा। करेक्ट है? ठीक है। 4 से इसको काटिए, 4 चौको 16, 4 से इसको काट दीजिए, 1500 बार कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 15 दूनी 30,000, 30,000 गुणे 15 यानी 45,000 रुपए बी ने लगाए होंगे। बी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने रुपए का होगा? 45,000 रुपए का। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 35।
किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि 20% का डिस्काउंट दे देता तो उसका लाभ क्या होता? सुनिए ध्यान से। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है? ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है, और जो क्रय मूल्य होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट के फॉर्म में लिखा जाता है। ये लिखा जाता है। लाभ कितना हो रहा था? 20% का लाभ हो रहा था तो 120 हो जाएगा, और जो नुकसान हो रहा था, सॉरी जो डिस्काउंट था वो 20% का था तो ये 80 हो जाएगा। यानी 40 तिहाई 120 और 40 दूनी 80। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो रेशियो होगा वो 3 और 2 का होगा। इसको अगर हम 300 और 200 कर ले तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, बोलोगे नहीं पड़ेगा। अब जो डिस्काउंट है वो पहले 10% का बट्टा था, 1 मिनट, ये 120 रहा होगा, और पहले 10% का बट्टा था तो 90 रहा होगा। तो ये हमारे पास 3 चौको 12 होगा, और 30 से काटेंगे तो 3 बार होगा। यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का संबंध जो होगा वो 4 और 3 के अनुपात में होगा। इसको मैंने क्या किया, इसको अगर 400 कर लें और इसको 300 कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो डिस्काउंट है वो 20% का है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। जो चीज 400 की थी उस पर आप 20% का डिस्काउंट दे दीजिएगा तो बिकेगी 320 रुपए की। मतलब अगर ये अंकित मूल्य है तो ये विक्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य तो आपके पास लिखा ही है ना कि 300 रुपए उसका क्रय मूल्य था। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, आप 300 की चीज को 320 का बेच रहे हैं तो 20 का फायदा उठा रहे हैं 300 पर। ये फायदा कितने परसेंट का है, ये लाभ कितने परसेंट का है, यही आपको बताना था। इतना ही सवाल था। 3 बार ये कट जाएगा। 20/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 सही 2/3% का लाभ होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए। 400 रुपए के अंकित मूल्य का एक खिलौने गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेचा गया। यदि दुकानदार 16% की अकेली बट्टे की घोषणा करता है तो उस पर होने वाली हानि क्या होगी? देखो, किसी वस्तु का मूल्य जो है अंकित मूल्य वो 4% है। पहली स्कीम ये है कि इस पर 8% के 2 डिस्काउंट मिलेंगे, और दूसरी स्कीम ये है कि इस पर 16% का सिर्फ 1 डिस्काउंट मिलेगा। तो जब 8% के 2 डिस्काउंट मिलते हैं तो इनके बराबर का जो अकेला डिस्काउंट होगा वो क्या होगा? 8 प्लस में 8 × 8 यानी 64/100। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हो जाएगा 16 माइनस का 0.64, यानी कि इतने रुपए यहां कम मिलने लगेंगे, इतने परसेंट कम मिलेगा, और यहां पर 16 था। तो पहले वाले में 16 से कितना कम जा रहा है? 0.64%, और यहां पर 16 है, तो दोनों के बीच जो हानि का अंतर दिखाई दे रहा है वो अंतर कितना है? सिर्फ 0.64% का ही तो है। तो आपको उसी अंकित मूल्य का सिर्फ 0.64% निकालना है, और अंकित मूल्य चूंकि 400 था, इसका 0.64% यदि हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.56 रुपए आ जाएगा। यानी जो नुकसान होगा वो 2.56 रुपए का होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। जो हानि होगी वो 2 रुपए 56 पैसे की हो जाएगी। ठीक है भैया। सवाल नंबर 37 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा स्पीड में चलते हैं हम लोग। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% के 2 क्रमिक डिस्काउंट दे दिए जाते हैं। अंतिम लाभ का प्रतिशत क्या होगा? मानिए आपके पास कोई चीज 100 रुपए की थी और आप उसे बढ़ाकर लिख देते हैं, 30% बढ़ाकर 130 की लिख देते हैं। ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका अंकित मूल्य है। अब 10% के 2 डिस्काउंट दिए गए, तो मेरे प्यारे दोस्त 10% के 2 डिस्काउंट जो हैं, इनके बराबर का जो अकेला डिस्काउंट आएगा ना मेरे प्यारे दोस्त, 19% का आएगा। कितने परसेंट का आएगा? 19% का। 130 की चीज को जब आप बेचोगे तो 19% डिस्काउंट के साथ बेचोगे, यानी कितने की बिकेगी? 130 की चीज पर 19% का डिस्काउंट दे दिया तो ये 81% की बिकेगी। बोलो हाँ या ना? बिकेगी ना? आप बोलोगे हाँ। यहां से आपको लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। एक 0 से एक 0 काट दो। अब देखो, आपका क्रय मूल्य है 100 रुपए और विक्रय मूल्य है 13 × 81/10। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है। इस 10 का गुणा इसमें कर दीजिए, इधर से काम खत्म कर लीजिए। इस 10 का गुणा इसमें कर दीजिए तो आपका क्रय मूल्य हो गया 1000 और विक्रय मूल्य हो गया 13 × 81। लाभ आपको बताना है। 13 एकम 13 के 3 हासिल लगेगा, 13 × 104 और 105 हो जाएगा। 1000 की चीज को आप 1053 का बेच रहे हैं तो आपके पास 53 रुपए का लाभ हो रहा है। बटे में आपका जो क्रय मूल्य है 1000 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, तो 100 से 2 0 खत्म, 1 से यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 5.3% का लाभ आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, स्पीड देख रहे हैं? स्पीड ठीक है ना? बढ़ा लें। ये आपका बिहार स्टेट का क्वेश्चन पेपर है। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का
मूल्य लागत मूल्य से 20% निर्धारित करता है और खरीदार को 10% का बट्टा भी देता है। इस प्रकार दुकानदार को जो लाभ होगा वो 8% का होगा। कैसे होगा कि मान लीजिए आपने एक साड़ी ली, उसका दाम है एक्चुअल में 100 रुपये, आपने इसको बढ़ाकर इसका जो मूल्य लिख दिया वो 20% बढ़ाकर 120 लिख दिया। अब इस पर आपको डिस्काउंट देना है, और डिस्काउंट देना कितने परसेंट का है मेरे प्यारे दोस्त? 10% का डिस्काउंट देना है। तो 120 का 10% 12 के बराबर होता है। इस पर 12 का डिस्काउंट दे देंगे तो बेचेंगे 108 की। अब कोई चीज़ जिसकी कीमत 100 रुपये थी और उसे आप अगर 108 का बेच रहे हैं तो जो आपको लाभ होगा मेरे प्यारे भाई वो कितने परसेंट का होगा? 8% का ही तो होगा। तो आपका आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8% रहेगा। सवाल नंबर अगला यानी कि 39, देखिए ध्यान से बताइए। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8,820 रुपये प्रति वर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। यदि ब्याज की दर 5% हो तो उधार ली गई राशि क्या होगी? ध्यान से समझना, उधार ली गई राशि क्या होगी। अब देखो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि इसे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वापस की है, ठीक है। अब 5% का मतलब मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी पहले साल में जो 20 का मूलधन था वो 21 के मिश्र धन में बदला होगा, और दूसरे साल में इसका स्क्वायर यानी 400 का जो मूलधन था वो 441 के मिश्र धन में बदला होगा। अब ये सवाल ये कह रहा है कि उसे इतने रुपए की बराबर 2 किस्तों में लौटाया गया है, यानी किस्तें बराबर हैं। तो किस्त बराबर करने के लिए 21 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे, और मजबूरी बस 21 का गुणा आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये मूलधन कितना होगा? 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा, और यहाँ पर मूलधन कितना है? 400। यानी टोटल मूलधन की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे टोटल मूलधन हमारे पास 820 होगा नहीं होगा? आप बोलो हाँ होगा। और चूंकि किस्त जो है ना वो अब यहाँ पे भी 441 की है और यहाँ पे भी 441 की ही है, तो 441 की जो किस्त है उसका मान हमारे पास दिया है 8,820। 441 दूनी क्या होगा? 882 होता है। एक का मान हमारे पास 20 आ जाएगा, और एक का मान 20 आ जाएगा तो मूलधन कितना होगा? 820 गुणे 20 होगा। अब देखिए जरा 820 गुणे 20 करने पर आपके पास क्या आएगा? 82 दूनी 164, 16,400 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 16,400 रुपये, ठीक है। सवाल नंबर 40वां, कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,600 रुपये बढ़कर 1,852 रुपये 20 पैसे हो जाएंगे? 5% की दर से ये ब्याज बढ़ना है और समय आपको पता करना है। देखिए भाई बड़ी सिंपल सी बात, मैं आपको एक फलसफा बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मूलधन 1,600 रुपये है और इसका मिश्र धन कितना है? 1,852 रुपये 20 पैसे, यही है ना। तो मैंने क्या किया, ये दशमलव हटा के 2 जीरो यहाँ और बढ़ा लिया और 1 जीरो से 1 जीरो का काम भी काट दिया, ठीक है। अब जो कट सकता है उसको काटिए। जैसे 2 से ये कट जाएगा 8,000, और 2 से ये कट जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 9,261। बात ध्यान से समझना, जैसे ये 8,000 होता है ना, ये 20 का क्यूब होता है, और 9,000 जो 261 होता है 21 का क्यूब होता है। कितना होता है? 21 का क्यूब। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ 1 साल की बात करता हूं तो 1 साल में 20 से 21 हो जाएगा, यानी 1 का ब्याज मिलेगा किस पर? 20 पर। और 1/20 का मतलब क्या? ब्याज की दर 5% यहां से निकल कर आ रही है। आप बोलोगे आ रही है, और 5% ही दी थी यहाँ पर। तो इसका सिंपल मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये हो गया कि जो समय रहा होगा वो 3 वर्ष का रहा होगा, और 3 वर्ष में ऐसा हो गया होगा। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में ऐसा हो गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी ना। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। चल देखो, एक मेज को 450 रुपये नगद अथवा 210 रुपये तुरंत भुगतान तथा उसके पश्चात 125 रुपये की 2 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के तहत ब्याज की दर क्या होगी? मेरे भाई अब बात को समझना। एक टेबल उसको जो है आप कैसे ले सकते हो, या आप पूरे के पूरे 450 रुपये एक साथ दो, मेज घर लो, चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैश पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, सीधे सीधे पैसा दिया, मेज उठाई, घर आ गए, कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात यह है कि आप एक स्कीम के तहत स्कूल ले रहे हैं कि आपने 210 रुपये तुरंत नगद दे दिए, तुरंत कैश दे दिया, और बोला भाई साहब जो बचा है ना उसकी किस्त बांध दो, और वो किस्त जो है 125 रुपए की 2 किस्तें हैं, 2 इंस्टॉलमेंट हैं। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए तरीका समझिएगा ध्यान से। कैसे? यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्त, जिस चीज को आप कैश तुरंत देकर 450 की
घर ला सकते थे, उस पर आपने सिर्फ कितने रुपए दिए? 210 रुपए। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। उस पर आपने सिर्फ 210 रुपए दिए। अभी आपको कितना रुपए देना बाकी है? तो आप बोलोगे सर 240 रुपए देना बाकी है। 240 रुपए देनी बाकी है ना? 240 रुपए देना है। आप बोलोगे हाँ सर 240 रुपए देना है। अब पहली इंस्टॉलमेंट आपने दी इस पर 125 रुपए की। बहुत ध्यान से सुनना है, इस पर आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 125 रुपए की। तो अब आपका जो ब्याज लगेगा, जैसे अभी ब्याज किस पे लग रहा था? इस 240 पे लगता ना। इस पर आपने 125 रुपए दे दिए, बचे होंगे 115 रुपए। ये बचा है देने के लिए है। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने दे दी फिर से 125 रुपए की, तो आपने यहां पर 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। आपने क्या किया? 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना। देना अभी कितना बाकी था? ये बाकी था देने के लिए। पहली इंस्टॉलमेंट के बाद जो बाकी पैसा था वो था 115 रुपए, ये बाकी था। और आपने किस्त कितने की दे दी? 125 रुपए की, यानी टोटल आपने 10 रुपए ज्यादा दे दिए। ये जो 10 रुपए ज्यादा दिए है ना मेरे प्यारे दोस्त, यही तो आपने ब्याज दिया है। और ये ब्याज लगा किस पे होगा? पहली दफे ये ब्याज लगा होगा 240 पर। फिर उसमें आपने जब 125 की इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर ये ब्याज किस पर लगा होगा? 115 पर। फिर आपने 125 की इंस्टॉलमेंट दे दी तो 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया, जो कि ब्याज है। तो इन दोनों पर अलग अलग एक एक महीने ब्याज देने से अच्छा है कि इस ब्याज की तुलना हम इन दोनों में एक साथ कर लें। तो ब्याज कितने रुपए पे लगा है? 240 प्लस 115, यानी 355 रुपए पर ब्याज लग रहा है। 355 रुपए पर ब्याज लग रहा है। कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। ब्याज की दर आपको निकालनी है, और जबकि आपको ये पता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्याज की दर निकालनी है तो बटे में यहाँ पर 100 आ जाएगा, और आपने ये पता है आपको कि आपने सिर्फ 10 रुपए ही ब्याज दिया है। काम खत्म। सॉल्व ही तो करना रह गया है। 240 और 115 355, यही होगा बात। समझ में आई? अब देखो जरा, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटिएगा तो 71 बार आ जाएगा। इधर हो जाएगा हमारे पास कितना? 1200 गुणे 2 2400। 2400 बटे 71 जो होगा नहीं ब्याज की दर होगी। और 2400 बटे 71 को जब आप सॉल्व करिएगा तो कितनी बार? जैसे इससे काटोगे तो 3 बार तो जाएगा ही। 3 बार जाने का मतलब हो जाएगा 213। तो हमारे पास बचेगा 27, फिर 3 बार जाएगा, यानी 33 दशमलव कुछ परसेंट जो है ब्याज की दर आएगी। अब 33 में 2 ऑप्शन है, एक 33.5 है और एक 33.8 है। समझना, जब पहली बार आपने भाग दिया तो 213 था, 27 आया था, 270 हुआ। फिर से आप 3 बार भाग दोगे तो फिर से 213 ही होगा। अब 270 और 213 के बीच में अंतर है 53 का। दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ा लोगे, 8 बार जाएगा, यानी जो ब्याज की दर होगी वो 33.8% की होगी। और आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 मिनट दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। लगातार कुछ क्वेश्चन जो है ना, जैसे 41 और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। तो जो सेम क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में खुद से कर लेने होंगे, क्योंकि ये लगभग सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। अगले सवाल आपको यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या होगा? देखिए, जब हम अक्षों की बात करते हैं तो हमारे पास 2 अक्ष आते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा, वाई अक्ष पर, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हमेशा x बराबर 0 रहता है। वाई अक्ष पर हमेशा क्या रहता है? x बराबर 0 रहता है। तो जो उसका x का निर्देशांक होगा वो 0 होगा, और जो y का निर्देशांक होगा वो खुद y होगा। ये y अक्ष की बात है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होगा? 0, y होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सीधी सी बात है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? बहुत ध्यान से समझना, ये 2 बातें होती हैं आपके पास। जैसे अगर निर्देशांक लिखे होते हैं तो उसमें x और y 2 निर्देशांक लिखे होते हैं। इसे हम लोग भुज कहते हैं, इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, और इसे कोटि कहते हैं। इसको मतलब इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये कोटि होती है। ठीक, तो ये सवाल में ये नहीं कहा गया है। सवाल को सब पढ़ो कि बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। x अक्ष से कुछ दूरी है हमारे पास। अगर 2 अक्ष हैं, एक x है और एक y है, x अक्ष से कुछ दूरी, मान लो x अक्ष से यहां से ये दूरी है, तो ये जो x अक्ष से दूरी है ये क्या है? ये x अक्ष से दूरी y के समांतर है, तो ये इसका ऑर्डिनेट है। किस क्या है?
ऑर्डिनेट है यानी कि कोटि है इसकी, है ना, ये इसकी कोटि है। तो एक्स अक्ष से जो किसी बिंदु की दूरी होगी ना वो कोटि कहलाती है। ये क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है, वो कोटि कहलाती है। और एक्स एक्सिस से जो दूरी होगी ना वो वाई होती है। मान लो कि अगर ये वाई बराबर 3 दिया होता और y जो 3 दिया होता है, y का मान ही हमारी कोटि कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना है, छोटा पॉइंट नहीं है, बहुत मुद्दे का पॉइंट है। अब सुनिएगा आगे की बात। x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है, ठीक है। और y अक्ष से दूरी, मान लीजिए y अक्ष से कोई इधर एक बिंदु है, मान लो y बराबर -4 है, ठीक है। तो y ये x बराबर -4 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष से दूरी है ना, y अक्ष से ये दूरी है, तो ये x बराबर -4 होगा। और जो y अक्ष से दूरी होती है वो उसका भुज कहलाती है। y अक्ष से दूरी हमेशा x की फॉर्मेट में आएगी और y अक्ष से दूरी ही भुज कहलाती है। भुज का मतलब होता है एब्सिसा कहलाती है, एब्सिसा होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है, आप इसको समझ लेना, भुज कहलाती है। स्पेलिंग इसकी मुझे नहीं याद है अभी फिलहाल। तो y अक्ष से जो दूरी होगी बिंदु की, x अक्ष से जो दूरी होगी, x अक्ष से जो दूरी होगी वो उसकी कोटि कहलाएगी, यानी कि ऑर्डिनेट कहलाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x बराबर -4 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। देखो जरा, x बराबर -4, अब ये x बराबर -4 कहाँ होगा, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए। x बराबर -4 यानी x की ऋणात्मक दिशा में जाओगे, ये होगा x बराबर -4। और अगर इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींची जाती है तो वो y अक्ष के समांतर रेखा होगी। किसके समांतर होगी, y अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो x बराबर -4 जो है वो y अक्ष के समांतर रेखा होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी ही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों कहां पर अवस्थित होंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। x अक्ष और y अक्ष, ये y का नेगेटिव वाला हिस्सा, ये x का नेगेटिव वाला हिस्सा और ये मूल बिंदु। पहला बिंदु है 3,2, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 3,2 को मान लीजिए कि यहाँ कहीं स्थित होगा, ये हो गया 3,2, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। दूसरा बिंदु है हमारे पास -3,2, तो x में माइनस यहाँ कहीं हो जाएगा, इसमें ये माइनस इधर कहीं हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास -3,2। यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया। तो ये जो बिंदु जहां पर अवस्थित है, मतलब जहां पर ये स्थित है, वो हमारे पास x अक्ष के एक ही दिशा पे है, x अक्ष के एक ही ओर है। तो अपना आंसर क्या बनेगा, ये x अक्ष के दोनों ही बिंदु x अक्ष के एक ही ओर स्थित होंगे। y के तो दोनों तरफ है, तो x अक्ष के एक ही तरफ है, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या होगी, जब हमारे पास दो निर्देशांक दिए होते हैं तो दोनों निर्देशांक के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 - x1 यानी 4 में से 2 घटाइएगा, 2 बचेगा, उसका स्क्वायर 4 ही आ जाएगा। फिर 1 में से 3 को घटाइएगा तो -2 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 ही आ जाएगा। 4 4 + 8 हो जाएगा, 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 2√2 होगी, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी, सेम क्वेश्चन है। तो 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 - 3 यानी कि -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 4 + 1 यानी √5 जो होगी इनके बीच की दूरी होगी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं देना था। बिंदु ये दिए हुए हैं 0,6 -5,3 3,1 एक बिंदु के शीर्ष बिंदु है, यह त्रिभुज कैसा होगा। ठीक है, देखो हमारे पास एक त्रिभुज अगर है और इसके शीर्षों के जो निर्देशांक है ना वो हमारे पास दिए हुए हैं कि बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो 0,6 है, बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो -5,3 है, और बिंदु सी के जो निर्देशांक है वो क्या है, वो 3,1 है। अभी त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी, तो इनके सभी शीर्षों के बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, तब हमें भुजाएं पता चलेंगी। जैसे यहाँ अगर हम बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -5 का स्क्वायर यानी 25, और 3 में से 6 को घटाइएगा तो आपके पास -3 आएगा, उसका स्क्वायर 9 होगा। यानी कि यहाँ पर इस भुजा की जो लंबाई होगी वो होगी √34 यानी √34। यहाँ पर देखें
3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 में से 6 घटाइए -5, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका अगर रूट लेंगे तो हमारे पास ये भुजा भी √34 आएगी, जबकि अगर यहाँ पर दूरी निकालते हैं तो हमारे पास -8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, और प्लस में 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। ये दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, √68 आ जाएगी। यानी हमें ये दिख रहा है इस भुजा की दूरी और इस भुजा की जो लंबाई है वो बराबर होंगी, और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज की जो प्रकृति होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, वृत्त के व्यास के सिरों का जो निर्देशांक है वो -4,2 और 8,6 है। तो केंद्रक का निर्देशांक क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त का जो व्यास होगा वो उसके केंद्र से होकर ही जा रहा होगा। ये केंद्र जो वृत्त का व्यास है जो केंद्र से होकर जा रहा है, इसके निर्देशांक हमारे पास दिए हैं। एक निर्देशांक दिया है -4,2 और इसी व्यास का दूसरा निर्देशांक है 8,6। अब कह रहा है इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को समझने में आपको तनिक भी देर नहीं लगेगी कि व्यास का जो आधा हिस्सा होता है वही केंद्रक होता है, और इसका मतलब AB रेखा का जो मध्य बिंदु होगा वही तो केंद्रक होगा। AB रेखा का मध्य बिंदु वही तो केंद्रक होगा, और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, x1 + x2/2 और y बराबर क्या हो जाता है, y1 + y2/2। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। तो यहाँ पर x और y के जो निर्देशांक होंगे वो क्रमशः क्या क्या होंगे, 8 - 4 दोनों का अंतर 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा x का निर्देशांक, 6 + 2 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो केंद्रक के निर्देशांक होंगे वो 2,4 हो जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास एक समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का जो केंद्रक होगा, इस त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वो हमेशा माध्यिकाओं को किस रेशियो में बांटता है, तो याद रखिएगा वो हमेशा माध्यिकाओं को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। केंद्रक से, मान लीजिए O केंद्रक है, तो केंद्रक से कोण की जो बीच की दूरी होती है जो 2 के रेशियो में होती है, ये बच्चों परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो होता है, और अगर आप इसे कभी लिखते हैं तो ये a/√3 होती है, और जहां पर a भुजा होती है आपके लिए, क्या होती है, भुजा। ठीक है, और केंद्रक से भुजा के बीच की जो दूरी होती है जो 1 के रेशियो में होती है, ये बच्चों अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है, इसको r से लिखते हैं, और जब इसको निकालने की जरूरत होती है तो a/2√3 होता है। a का मतलब यहाँ पे भी भुजा होती है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज जिसमें खास तौर पर समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज का जो केंद्रक होगा, या किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होगा, वो हमेशा उसकी माध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, याद रखना। नेक्स्ट, यदि P रेखाखंड AB को K और 1 के रेशियो में विभाजित करता है तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यदि ये दिए हुए हैं। देखो एक रेखा हमारे पास दी है, और चल जा, एक रेखा हमारे पास दी है AB, बहुत ध्यान से सुनिएगा। A के जो निर्देशांक हैं वो दिए हुए हैं x1 y1, B के निर्देशांक दिए हुए हैं x2 y2। इन पर एक बिंदु है P, और उस P बिंदु जो है जो इनको जो है K और 1 के रेशियो में बांटता है। इसी P बिंदु के निर्देशांक यानी X और Y हमको चाहिए होंगे। तो X क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका गुणा इसके साथ यानी kx2 प्लस इसका गुणा इसके पहले के साथ यानी 1, और अपॉन में जो रेशियो जिस अनुपात में काट रहा था उनके योग। तो kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, और y के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होगा, फिर से भाई इसका गुणा इसके साथ तो ky2, 1 का गुणा इसमें y के निर्देशांक के साथ तो y1, और अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा, अपॉन में फिर से आ जाएगा k+1। तो p के जो निर्देशांक होंगे वो ये होंगे kx2 प्लस x1 अपॉन x1 प्लस kx2 प्लस, कहीं नहीं दिया हुआ तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आंसर। सही जवाब क्या होगा, ये निर्देशांक होंगे। अगला सवाल, सरल रेखा कैसी होती है। सरल रेखा में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, एक ही विमा होती है, इसलिए सरल रेखा एक विमीय होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। यूक्लिड के ग्रंथ ए एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं, ये तो यार मुझे भी नहीं पता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। इसका जवाब आप लोग मुझे देना, ठीक है।
ये वाकई में हमें भी नहीं पता है। यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट में कुल कितने साध्य हैं? आई डोंट नो। वास्तविकता ये है कि इसे नहीं पता। अब देखो, इसको कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है कि नहीं पता, ठीक है। चलो, ए बी रेखा क्या दर्शाता है, बहुत ध्यान से समझना। जब आपके पास ए बी ये लिखा हो और उसके ऊपर एक लाइन बनी हो जो तीर नुमा हो, तो ये तीर नुमा जो लाइन होती है, ये तीर नुमा इस प्रकार से जो लाइन होती है, ये किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है, रेज जिसे कहते हो। अगर एक ऐसी लाइन हो जिसमें दोनों तरफ ये लाइन बनी हो, तो ये हिस्सा रेखा खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। इस बात को लाइन सेगमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ बाउंडेशन होती है, ठीक है। किरण को आप एक तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, रेखा को आप दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो लाइन है, ये किरण ए बी दर्शा रहा है। किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेज। करेक्ट है। चलिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x का मान या तो 90 डिग्री से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो ऑप्शन ए आंसर होगा कि x का मान 90 से अधिक या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए, पूरक कोणों का युग्म क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, जब हम पूरक कोणों की बात करते हैं, इसमें त्रिकोणमिति में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। फिलहाल जब पूरक कोणों की जब बात की जाती है, तो दो ऐसे कोण जिनका योगफल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, उनको पूरक कोण कहते हैं। या दो कोणों का योग जिनका मान 90 डिग्री के बराबर होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और दूसरा होता है समपूरक कोण। क्या होता है? समपूरक कोण, इसे बोले जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर दो कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरक कोणों का जो युग्म होगा वो 70 + 20 90 के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 60वां, ठीक है। इस आकृति में x का मान क्या होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, देख के ही बताया जा सकता है। आकृति में x का मान 30 डिग्री होगा। कैसे भाई साहब? अगर ये एंगल 2x है तो ये एंगल भी 2x होगा या नहीं होगा? आप बोलो हाँ होगा। होगा ना? शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल है। और एक सीधी रेखा में बने हुए सभी कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 2x + 2x + 2x का मतलब 6x जो है, अगर वो 180 डिग्री के बराबर है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना, x का मान क्या होगा? 30 डिग्री होगा। यही मेरे दोस्त आपसे पूछा गया था कि x का मान कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, ये 60 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, मुझे उम्मीद है अच्छे लगे होंगे, ठीक है। ये बच्चा बिहार एस्टेट, बहुत हाल ही का पेपर 2024 में, अभी बिहार शिक्षक भर्ती चल रही ना, उसका ये पेपर था, जिसके 60 क्वेश्चन मुझे समझ में आया कि आपको देने चाहिए। आप इसके प्रश्न के उत्तर से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना, इन 60 में ईमानदारी के साथ आपके कितने सही हुए हैं। बस इतना ही बता देना और कुछ मत बताना। क्लास कैसी लगी है, कितनी देर आपने पढ़ा, मुझे कुछ नहीं जानना, सिर्फ इतना बताना कि इन 60 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, दैट्स इट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास और भी बेहतरीन आपके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। तभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।